हिंदी साहित्य में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग की लिखी हुई कहानी मंजूर नामंजूर, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्या मैं भी कहूँ ये कहानी नहीं है? अजीब रिवाज चल पड़ा है ये भी। कन्नी काटने जैसा नहीं लगता? आखिर कहानी कहते किसे हैं? सच की अधूरी तस्वीर को ही ना। अपना जाना पूरा सच कहो तो एकदम काल्पनिक लगता है, कोई विश्वास नहीं करता। ठीक भी है, एक इंसान पूरा सच जान कैसे सकता है? कितने पहलुओं से देखेगा? बरसों बरस उलट पुलट कर देखता रहे तब भी नज़रिया अपना ही रहेगा। हर पहलू एक पहलू के वाबस्ता। अपने बारे में लिखें तो भी सबसे कम हम अपने बारे में जानते हैं। किस्सा कोताहा ये कि ये कहानी ही है, यानी इसके किरदारों को नाम देने होंगे। नाम हैं, अब ये भी कोई नाम हुए, मंजूर और नामंजूर। क्या करूं, एक अरसे से नाम दिमाग में जमकर ऐसे बैठे हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो शुरू करूं। हम दो बहनें थीं, मैं नामंजूर, वो मंजूर। मंजूर का कहना था कोई तिथि लौट कर नहीं आती। माँ बाप की बरसी हुई या किसी और की, उसने हमेशा कहा आज काहे का खास गम, जैसा कल वैसा आज, जो घड़ी गुजर गई वो गुजर गई, कोई तिथि लौट कर नहीं आती। उसका 60वां जन्मदिन आया, तब भी कहा याद मत दिला, डर लगता है। किससे? पास आती मौत से? मैंने यानी नामंजूर ने कहा। नहीं, बुढ़ापे से। मुझे याद आया, बचपन से ही उसे बुढ़ापे से डर लगता था। हमारे छोटे से घर में बड़ा सा परिवार रहता था। माँ बाप, चाचा चाची, 6 बच्चे, एक आध स्थायी मेहमान, 2-4 रैन बसेरा करते मुसाफिर। सबसे ज़्यादा अफरा तफरी सुबह गुसलखाने को लेकर मचती। जो सबसे पहले हक जमा ले, चलते पानी से नहा ले, बाकी कौवा स्नान करते कोसें। मंजूर थी कि गुसलखाने में घुसती तो बाहर निकलने का नाम न लेती। पानी भरने गिरने की आवाज़ आनी बंद हो जाती, कपड़ा खींचने की धम घिस भी छुपा जाती। बाहर इंतज़ार करती कतार का सब्र चुक जाता। हम सब उसका नाम लेकर पुकार उठते, तब जाकर दरवाज़ा खुलता। नज़रें अर्थात चेहरा झुकाए सकुचाहट को रफ्तार से ढकती, वो सामने पड़ने से पेशतर गायब होती नजर आती। मैं मुँह लगी बहन थी, सो रात के अंधेरे में जब राजदा बनती तो पूछ लेती क्या करती है इतनी देर अंदर। कई बार पूछने पर एक रात बतलाया। उस रात बिजली गुल थी, बादलों के घटाघोप ने अंधेरे में दहशत भर दी थी। राज कहने कहलाने के लिए समा एकदम मौजू था। वो कह उठी थी शीशे में खुद को देखती हूँ तो बड़ा डर लगता है, एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी, रोना आ जाता है, संभलने में देर हो जाती है। उसका चेहरा देख पाती तो शायद मेरी हंसी न छूटती। छूटी हुई भी रोकनी पड़ी, क्योंकि एक झन्नाटेदार चांटा सिर पर आकर पड़ा। इससे पहले कि मैं वापसी वार करती मैंने सुना वो कह रही थी आगे से जो कभी कुछ बतलाया तो। उन हालात में चांटा भी मैंने खाया और माफ़ी भी मैंने मांगी, पर बात समझ में आ गई हो ऐसा नहीं हुआ। न मंजूर की देखा देखी बुढ़ापे का खौफ ही मन में उभरा। पर बात उसके 60वें जन्मदिन की हो रही थी। काहे का जन्मदिन उसने जोड़ा था, कोई तिथि लौट कर नहीं आती। ये जुमला मैं पहले भी कई बार सुन चुकी थी। उस दिन 60 साला दूसरे बचपन के कानों से सुना तो बचपन याद आ गया। याद आया कि यह जुमला बोलना उसने काफ़ी बाद में शुरू किया था। बचपन से लेकर शादी होने से पहले की जवानी तक वो अपना जन्मदिन खासे शौक से मनाती रही थी। उसके बहाने मेरा भी मन जाता था। नहीं, हम जुड़वा बहनें नहीं थीं। एक ने जगह खाली की, तब दूसरी पेट में आई, पर संयोग से तारीख वही पड़ी। जुड़वा होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने पिछले जन्मदिन पर कहा था। इस अरुंधति राय ने भाई बहन के इकट्ठा गर्भ में रहने को कुछ ऐसा सोप ऑपेरानुमा तूल दिया है कि बात वजनी लगने लगी है जो वजनी, उसने फौरन कहा था। हम जुड़वा होती तो मैं तुझसे पहले बूढ़ी ना होती। 1 साल में तू ऐसी कितनी बूढ़ी हो गई? वो सकचा गई थी। जानती जो थी वो ना मुझसे ज़्यादा बूढ़ी दिखती थी, ना महसूस करती थी। जुड़वा होती तो तुम बड़ी हो सुनते कान न पकते। संकोच से उबरने को उसने जल्दी से कह डाला। तो हाय, इस बार भी लड़का ना हुआ, सुनते पक जाते, मैंने जवाबी जुमला बोला था।
इसे ही कहानी बनाना कहते हैं। जो हमने कहा उसने या मैंने अपना सच जानकर नहीं कहा। जो आमतौर पर सच माना जाता है वही कहकर पिंड छुड़ाया। ऐसा ना करें तो जीना मुश्किल हो जाए। असल सच ये है कि आने जाने वाले भले जो कहते रहे हों, हमारे माँ बाप ने लड़का ना होने पर कोई रंजिश नहीं दिखलाई, ना उम्र या किसी और चीज़ का वास्ता देकर नियम कायदा सिखलाया। दरअसल वे किसी किस्म के नियोजन में विश्वास नहीं करते थे, न परिवार के, न आय के, न पालन पोषण के। जो होता है भगवान की मर्जी या संयोग से हो जाता। जैसे ये कि हम दोनों बहनें एक ही तारीख को पैदा हुईं। ऐसी सहूलियत वाली 20 अक्टूबर की तारीख कि दोनों का जन्मदिन एक साथ मन जाता। मंजूर की मन की मुराद पूरी हो जाती। शौक़ से जन्मदिन मनाने की बात जो मैंने कही उसका मतलब इतना ही था कि माँ अपनी साड़ी फाड़ कर हमारे लिए एक जैसी फ्रॉकें सी देती और खाने में मीठे चावल पका देती। चावल दूध वाले होते या गुड़ या केसर वाले, वो घर की मौजूदा माली हालत पर मुनसिर रहता। जो ऊब चूब होती चला करती थी। अब 60वें जन्मदिन पर मुझे अचानक ये भी याद आ गया कि मुझे मीठे चावल कभी पसंद नहीं थे। मंजूर को थे, इसलिए किसी ने ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे थे या नहीं। हाँ, हम जुड़वा होती तो। अब मैंने कहा, मेरी पसंद भी पूछी जाती। तेरे मारे हर जन्मदिन पर मीठे चावल ना खाने पड़ते। बेवकूफ़, वो तो हर हाल में बनते। दिवाली या दशहरा जो आसपास मंडराया करता था। अरे हाँ, वही तो असली सुविधा थी 20 अक्टूबर तारीख में। त्योहारों के आसपास बीच में या ठीक त्यौहार के दिन पड़ती थी। तभी ना नई फ्रॉकें भी बनती थीं एक जैसी, क्योंकि साड़ी एक फाड़ी जाती थी। शुरू शुरू में चाहे न माना हो, पर 4-5 साल बीतते न बीतते हमारे माँ बाप में जुड़वा ही मान बैठे होंगे। सहूलियत और बढ़ गई होगी। कोई पूछे एक सी पोशाक क्यों पहनाते हो तो झट कह दो, क्या करें जुड़वा है, मानती ही नहीं। पुरानी साड़ी से बना दो तो एक की उतरन दूसरे को पहनाने का झंझट भी मिटे, एक बरस में फटफटा कर अलग हों। खैर, और जो हो, मंजूर को जन्मदिन मनाने का शौक़ भरपूर था। बल्कि जब उसकी शादी हुई तो वो उसकी तारीख अपने जन्मदिन, मंगेतर के जन्मदिन और मंगनी के दिन से अलग रखना चाहती थी, जिससे साल में ज़्यादा से ज़्यादा तारीखों पर उनकी दिलकश यादें ताज़ा की जा सकें। यूँ जानिए कि तारीखों की सालगिरह को ज़रूरत से ज़्यादा मंजूरी थी उसकी। फिर बहुत कुछ बदल गया, जैसे शादी के बाद हर किसी के लिए बदल जाता है। लो, कह दी ना, फिर वही सच्चाई की तरह स्वीकृत आम बात। शादी अपने में अहम नहीं होती। वो कहते हैं ना, बुखार बीमारी नहीं, बीमारी का लक्षण होता है। बीमारी होती है जवानी। जिन मुल्कों में हर शादी मुतहा बन चुकी है, नहीं होंगे हम जुदा तलाक होने तलक की तर्ज पर वहाँ भी जवानी कहर ढाकर रहती है। अंग्रेजी से मुहावरा उधार लें और खुरपी को कुदाल कहें तो असली चोर है शरीर में वासना का उदय। वो हर इंसान की खुशी को काफ़ी हद तक दूसरे इंसान का कर्जदार बना देता है। विपरीत लिंग का हो या समान, एक हो या अनेक। समाज कहीं से कहीं पहुंच जाए, चुनाव का दायरा घटा बढ़ा ले, वासना फिर भी सहभागिता का दावा किए बगैर मान कर नहीं देती। कम से कम अब तक तो नहीं ही मानी है। वासना का उदय होते ही, दूसरे का मुंह जोते ही, पसंद नापसंद, आचार विचार, सार निस्सार सब सिर के बल खड़े हो जाते हैं। ये बदलाव अपने माफिक जाता है या खिलाफ, अपनी अपनी फितरत पर निर्भर करता है। अगर आप खुदगर्ज, संगदिल और मनमौजी हैं तो वासना में प्यार का घालमेल नहीं करेंगे और खुद को बचाकर दूसरे को ले लेंगे। अगर जज्बाती और दिलदार हैं तो गए काम से। अपने देश में चूंकि वासना शादी की चार दीवारी के भीतर परवान चढ़ती है, इसलिए शादी जवानी का पर्याय बन गई है। फिर चूंकि बीवियों को इश्क मजाजी में इश्क हकीकी देखने की आदत डाली जाती है, इसलिए जवानी का आम सच हमारे यहाँ शादीशुदा औरत का सच बनकर रह गया है। तो ये कह सकते हैं कि शादी के बाद मंजूर की किस्मत वैसे ही पलटी जैसे हर लड़की की पलटती है। मंजूर की पलटी, ना मंजूर की पलटी, तेरी मेरी उसकी पलटी, मंजूरों की ज़्यादा, नामंजूरों की कम पलटी। पर जब सब कुछ पलटेगा तो ये कैसे बेपलटे रह सकता है कि कौन मंजूर है और कौन नामंजूर। पूरी उम्र का ठेका तो किसी ने ले नहीं रखा। तभी सोचती हूँ, अगर मंजूर मुझसे 1 साल बड़ी ना होती तो एमए करते हुए जो लड़का उसका सहपाठी बना वो मेरा बनता। उसके बजाय वो मुझसे इश्क करता और मेरा शौहर बनता। तब क्या मैं कहती घूमती, कोई तिथि लौट कर नहीं आती? अरे कहाँ,
हर किसी को मजनूनुमा आशिक नहीं मिला करते। अब सहेलियां भी तो मंजूर की बेशुमार थीं और मेरी नामचारे को एक। इसीलिए जन्मदिन पर किसी को बुलाने का टंटा नहीं किया जाता था। उसकी तमाम सहेलियों को बुलाने का मतलब था बजट से बाहर की दावत, और कुछ को छोड़कर बाकियों को बुलाने का मतलब था मान मनोबल का लंबा बखेड़ा। वैसे भी उन दिनों स्कूल बंद रहता था और तमाम लड़कियां अपने अपने घर के त्यौहार में मशगूल रहती थीं, इसलिए बिना बुलाए काम चल जाता था। देखा कितनी फ़ायदेमंद तारीख को पैदा हुए थे हम। सब परमात्मा का करम था। हमारे अनियोजित माँ बाप पर करम किया, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। ठीक भी है, कर्म पर कर्म करता जाए तो परम का आतंक कौन माने, वो भी शादीशुदा महबूबा सा हो जाए। तो मंजूर को अपनी फितरत के मुताबिक ऐसा आशिक मिला जिसके इश्क में वो खुद यूं गिरफ्तार हुई कि आनन फानन शादी करने पर आमादा हो गई। माँ बाप खुश हुए, एक और बद इंतज़ामी से बचे। यूं मंजूर का आशिक उसका शौहर बना। इससे दूरअंदेश गलती और क्या होगी। बीवी इश्क की मारी हो तब भी गलत और ना हो तब भी गलत। आशिकी कुछ ऐसी बला है कि एक तरफा होकर रहती है। औरत उसमें मुब्तला हो तो तमाम की तमाम उसके हिस्से आ जाती है, और ना हो तो दूसरी तरफ तेज़ से तेज़तर होती जाती है और खासी कोफ्त पैदा करती है। शादी अपने यहाँ अमूमन तोड़ी नहीं जाती, और इश्क है कि टूट कर रहता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ होगा तभी न टूटेगा, और होगा तो टूटेगा ज़रूर। मेरी बारी आई तो ना कुछ बना न टूटा। नहीं, शादी को नामंजूरी नहीं दी मैंने, सिर्फ इश्क को, या इश्क ने मुझे नामंजूर कर दिया। बेचारे माँ बाप को पारंपरिक रस्में कबूल करनी पड़ी। ना चाहते हुए नियोजन किया और एक सुयोग्य समाज स्वीकृत वर जुटा लिया। शादी हुई तो ऐसी कि आज 20 साल बाद भी हम वही हैं जहाँ 20 साल पहले थे। न बुखार चढ़ा न उतरा, न फरेब किया न पर्दा उठाना पड़ा, न शादी से पहले और फ़ौरन बाद रोमानी अंदाज़ अपनाए, न 20 साल बाद उनकी याद में आहें भरी। यानी इस लायक यादें बनी ही नहीं कि उन्हें याद किया जाता। एक ठीक ठाक साथ गुजरा वक्त था जो रफ्ता रफ्ता गुजरता गया। उम्र के साथ वासना घटी तो ऐसे कि उसका घटना तक महसूस न हुआ। सब कुछ आदत में शुमार होता गया। तिथि बदलती तो लगता वही लौट लौट कर आ रही है। मंजूर की तरह नहीं कि पहले हर तिथि को लौटा लाने को तरसो, फिर कहते घूमो कि कोई तिथि लौट कर नहीं आती। खैर, मंजूर की ज़िंदगी में और जो बना टूटा बदला हो, दोस्त बनाने का उसका मिराक नहीं बदला। मुझे याद है मैं उसके पास मुंबई गई तो ये देखकर दंग रह गई कि उसकी रिहायशी इमारत के तमाम फ्लैटों में रहने वाली औरतें उसकी हमजोलियाँ थीं। सुन ये रखा था कि यहाँ अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, और यहाँ गांव के पनघट का समा बंधा हुआ था। हर पड़ोसन कोई ना कोई व्यंजन बनाकर लिए चली आ रही थी मेरी खातिरदारी के लिए। उससे पूछा तो बोली, अच्छी लगी दफ्तरी बाई की गुजराती कढ़ी? कल कोठारी लोगों के यहाँ से दाल बाटी आएगी। पर क्यों भाई, उन्होंने क्या तेरा उधार खा रखा है? मैंने पूछा तो बोली, यही समझ। पहले पहले यहाँ पहुँची तो दम घुट गया। लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते एक दूसरे से चिपट कर खड़े रहते हुए भी कोई नज़र उठाकर ना देखे। मुस्कुराना बतियाना तो दूर, दुआ सलाम तक ना करे। किताबों में पढ़ा था लंदन वासी भी मॉर्निंग इवनिंग उचार लेते हैं, पर यहाँ तो जैसे गूंगे बहरों का अड्डा था। 4 दिन में मेरा हाल बेहाल हो गया तो मैंने कमान अपने हाथों में ले ली। बारी बारी से हर फ्लैट में जाकर अपना परिचय करवाया और चाय नाश्ते पर घर आने का बुलावा दिया। तब तक देती रही जब तक तंग आकर 2-4 औरतें आ न गईं। फिर सबको ऐसा रद्दी नाश्ता करवाया कि सबकी सब मुझे पाक विद्या सिखलाने को ललचा गईं। इसी लालच में औरों को शामिल करके एक दूसरी से शेखी भी बघार बैठीं। बस वो दिन था और आज का दिन। अच्छा ये बता, परसों क्या खाना है? रेखा दी छेना जलेबी को कह रही थी और सुरेखा बाई दही बड़ों को। मुंबई से पहले वो जयपुर लखनऊ रह चुकी थी। लखनऊ गई थी तो पिताजी के एक पुराने परिचित डॉक्टर का पता साथ ले गई थी। मुझे बड़ी हंसी आई थी। जब पिताजी को ही उनसे मिले 10 बरस हो गए थे तो मंजूर उनका क्या अचार डालेगी? पर साहब खूब अचार डाला। यानी डॉक्टर प्रभाकर अंकल और प्रभा आंटी ने डाला मंजूर के लिए। मंजूर की दोस्ती की चाहत ने वो रंग जमाया कि डॉक्टर अंकल का घर उसका मायका बन गया। उसका कामयाब आशिक घर जमाई, बिना कोई काम किए हरदम कामयाब। हारी बीमारी में भी हाथ पांव हिलाने की जहमत न करनी पड़ती। एक फ़ोन मिलाओ और तीमारदार दवा पथ्य सब हाजिर।
वहीं मंजूर का पहला बच्चा पैदा हुआ और तब भी जच्चा से ज़्यादा जच्चा के शौहर के नाज नखरे उठाए गए। कामयाब आशिक बड़े फुर्सत में बाप बन गया। प्रभाकर दंपत्ति स्थानीय नाना नानी बने तो असली नाना नानी से हर सूरत में बाजी मार ले गए। संयोजन नियोजन में वे उतने ही सिद्धहस्त थे जितने हमारे माँ बाप फिसड्डी। इसलिए बिना तयशुदा ब्याह किए मंजूर को उसकी रस्मों रिवायतों के तमाम फ़ायदे मिलते रहे और मुझे करके भी ऊंचे ख्यालात और सादा रहन सहन की दुआ देनी पड़ी। हमें त्योहारी लेन देन पसंद ही नहीं तो माँ बाप क्या करें। हम जब तब एक दूसरे से कह लेते थे। दोस्त सहेलियाँ थे नहीं जो उनसे कमतर या बढ़तर होने का दंश डंक मारता। नामचारे को जो एक सहेली थी बचपन में, वो भी बचपन बाद अपने पति की दुनिया में सिमट कर खो गई। कभी साल 2 साल में हम एक दूसरे को नए साल पर बधाई कार्ड भेज देते थे बस। दरअसल बचपन में भी उसे मेरी ज़रूरत पिक्चर देखने जाने के साथ के लिए ही पड़ती थी। उन दिनों रविवार की सुबह आधी कीमत पर पुरानी फिल्में दिखलाई जाती थीं। सहेली को संग साथ की कमी थी और चाकर की सुविधा, तो वो पहले से उसे भेजकर 2 टिकट मंगवाती, फिर मुझे खबर भिजवाती। रविवार की सुबह मैं सैर करती हुई उसके घर पहुंचती, फिर वहां से उसके तांगे में बैठकर पिक्चर हॉल। तांगा भी उसका बंधा बंधाया था। स्कूल ले जाया लाया करता था। मैं बस से आती जाती रहती थी, पर जिस शाम वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह के कारण देर तक रुकना पड़ता, वो मुझे अपने तांगे में वापस पहुंचा जाती थी। वाद विवाद में हम दोनों जमकर हिस्सा लेते थे। ठीक समझे आप? दोस्त बनाने के लिए नियोजित विवाद की नहीं, अनर्गल संवाद की ज़रूरत पड़ती है, और वहीं मैं गच्चा खा जाती थी। ऐसा नहीं था कि हम हर रविवार को पिक्चर देखते। तौबा, महीने 2 महीने में एक बार हुआ तो बहुत समझो। मंजूर अलबत्ता जब तब पिक्चर देखने के लिए अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के बाद गायब हो जाती थी। पूरी कीमत पर नई पिक्चर। माँ बाप के सामने ज़बान न खोलने की शर्त पर मुझे साथ ले जाती। बिना दोस्ती निभाए मुझे पिक्चर के लिए दोस्तों का साथ मिल जाता। मंजूर और मैंने अकेले या दुकेले शायद ही कभी कोई पिक्चर देखी हो। ख्याल ही नहीं आया। हाँ, पर याद आया, मैंने एक बार एकदम निपट अकेले एक पिक्चर देखी थी अंग्रेज़ी की। नाम था इंडिस्क्रेट। इंग्रिड बर्गमन थी उसमें हमारी पसंदीदा। हुआ यूँ कि उस पिक्चर के हॉल में लगने के कुछ दिन पहले मंजूर और मेरी बोलचाल बंद हो गई थी। ये कार्यक्रम हर तीसरे चौथे महीने में एक बार हो जाता था। उस बार दुर्योग से उन्हीं दिनों इंडिस्क्रीट पिक्चर लगी और मंजूर मेरे बिना अपनी सहेलियों के साथ उसे देख आई। रोज़ाना उसके चर्चे कर मुझे खिंचाने लगी। मैंने सोचा इस बार सहेली की चिट का इंतज़ार किए बगैर मैं उसे पिक्चर देखने का न्योता दूंगी, पर तभी उसे फ्लू हो गया। एशियन फ्लू के नाम से वो बीमारी तभी तभी दिल्ली शहर में फैलनी शुरू हुई थी। अपनी इकलौती सहेली के गुरूर में मैं अगले रविवार को पिक्चर देखने का ऐलान कर चुकी थी। नामंजूरी आन का सवाल था, तो मैं रविवार को सहेली के यहाँ जाने की कहकर घर से निकली और अकेली पिक्चर हॉल में पहुँच गई। पहचाने जाने के डर से तांगा भी अनजाना लिया, रोज़ वाला नहीं। अकेले तांगे में जाकर अकेले पिक्चर देखने में वो रोमांच महसूस हुआ कि क्या बयान करूं। जैसे मैं ही इंग्रिड बर्गमन हूँ, मैं ही इंडिस्क्रीट गैर दुनियावी हूँ। हो सकता है आगे चलकर दोस्त और आशिक न बनाने के पीछे उसी अकेलेपन के रोमांच का स्वाद रहा हो। कौन जाने क्या सच है क्या झूठ। ना मिले तो कहना पड़ता है नहीं चाहिए, और चाहा हुआ मिल जाए तो पता चलता है कभी चाहिए ही नहीं था। लखनऊ के बाद मंजूर जयपुर गई तो और ही दिलचस्प वाकया घटा। क्या कहा आपने? किस्मत वाली थी मंजूर जो इतनी जगह रहने का मौका मिला। किस्मत कहिए या मजबूरी। मंजूर का कामयाब आशिक नौकरी बदलता तो जगह भी बदल लेता। तबादला, तरक्की, अरे ये अल्फाज अमूमन तब इस्तेमाल किए जाते थे जब आदमी एक ही नौकरी में टिका रहे। आज के ज़माने में जगह के साथ नौकरी बदलने को भी तरक्की माना जा सकता है, पर यह ज़रा पहले की कहानी है। यूँ भी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नौकरी छोड़ी जा सकती है तो छुड़वाई भी जा सकती है। मेरे पति के बस का कुछ ना हुआ। ना नौकरी छोड़ी, ना जगह, ना नौकरी ने उन्हें छोड़ा। तरक्की भी उतनी हुई जितनी हर मुलाजिम की होनी ज़रूरी है। मंजूर तमाम जगह घूम कर लौटी तो हम वहीं जमे मिले, सुरक्षित और जड़। खैर, मंजूर जयपुर जाने को तैयार हुई तो गर्भ का 7वां महीना चल रहा था। 3 साल का बेटा साथ था। जयपुर में बसे परिचितों के नाम जिससे भी पूछे उसी ने कहा, अभी कहाँ किससे मिलने जाओगी, सारा वक्त बच्चा पैदा करने और नई गृहस्थी जमाने में निकल जाएगा। मदद के इनकार से बड़ी चुनौती क्या हो सकती है।
तो मंजूर ने तलाश जारी रखी और एक पुराने खानदानी दोस्त के जयपुरवासी बेटे का पता ढूंढ निकलवाया। फ़ौरन उसे खत डाल दिया कि मैं फ़ला फ़ला शख्स की बेटी मंजूर आजकल जयपुर में हूँ। खत मिलते ही चले आना, नया शहर है, बड़ा अकेला लग रहा है। कुछ दिनों बाद ठिठुरती सर्दी की देर रात एक धूल धूसरित जीप आकर मंजूर के दरवाजे पर रुकी। उसमें से उतना ही धूल धूसरित फौजी उतरा। इससे पहले कि मंजूर के पति रजाई से बदन ढाँप कर हर सुने को अनसुना करने की मुद्रा में आते, फौजी ने दरवाजे की घंटी पर जो हाथ रखा तो हटाया ही नहीं। पति ने रजाई और ऊपर खींची और अपनी संध्या सिद्धि में लगे रहे। मंजूर को दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। साकल डली फांक से जो बाहर झांका तो होश फाख्ता हो गए। बंदूक और हेलमेट के सिवा कोई नजर नहीं आया। दरवाज़ा भेड़ने लगी तो खनकदार आवाज़ गूंजी, मंजूर। आवाज़ का जोर था या क्या कि दरवाज़ा अपने आप से अधखुला हो गया। अब मंजूर की नज़रें फौजी की मूँछों पर और आगंतुक की नज़रें मंजूर के पेट पर टिकी थीं। कुछ देर दोनों पुतले बने खड़े रहे। फिर आगंतुक दोबारा गरजा, मंजूर, इस बार पुछल्ला साथ लगाकर। तो उसने सुना, मिसेस मंजूर। जी मैं मंजूर। वो हकलाई तो उधर वो भी हकला दिया। मैं मेजर लतीफ़। आपने चिट्ठी? बमुश्किल उसकी नज़रें पेट से हटकर मंजूर के चेहरे तक आईं और उसने जुमला पूरा किया, लिखी थी। मंजूर ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फौजी पूरे कद बुत में नमूदार हुआ तो उसके मुंह से निकला, मुझे मालूम नहीं था आप फौज में हैं। मुझे भी मालूम नहीं था आप। बाकी का जुमला गले में अटका रह गया। जवान मर्द औरत से कैसे कहता आप पेट से हैं। उसके बाद की छोटी सी चुप्पी भी झेलनी मुश्किल हो गई। ठंड से मंजूर का बदन अकड़ने लगा था। धूल की परतों के नीचे मेजर का क्या हाल था कहना मुश्किल था। धूल नहीं रेत, क्योंकि तभी उसने कहा, मुझे आपकी चिट्ठी कच्छ की लड़ाई के मैदान में मिली, वहीं से सीधा चला आ रहा हूँ। अंदर आओ अंदर। मंजूर संभली तो एकदम मूड में आ गई। मेजर लतीफ़ अंदर आया। तब तक हाथ में बोतल थामे पतिदेव और 3 बरस का बेटा भी बैठक में आ चुके थे। सबका जायज़ा लेकर उसकी नज़रें बोतल पर जा टिकी। नहाओगे? तभी मंजूर ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मेजर ने चौंक कर कहा। ठंडे पानी से? मंजूर हंस दी, बोली, क्यों, गर्म किए देती हूँ। नहीं, ठंडा, उसने कहा और करीब करीब भाग कर गुसलखाने में घुस गया। भूत है? बेटे ने पूछा। हाँ भूत अंकल, तुम वापस बिस्तर पर जाओ वरना। बेटा फौरन गायब हो गया। पतिदेव भीतर जाकर 2 गिलास उठा लाए। जब तक मेजर लतीफ़ नहाकर निकला पैक तैयार थे और जब तक मंजूर रसोई से खाने का सामान लेकर आई हलक से नीचे भी उतर चुके थे। मुझे आपका खत मिला तो खुद को रोक ना पाया। लड़ाई से मुझे 1 दिन की छुट्टी मिलनी थी, सो सीधा जयपुर के लिए चल दिया। आपकी बचपन की धुंधली सी याद थी, अब तो आप बुढ़ा चुकी। मंजूर हंस दी। नहीं नहीं, कभी नहीं, वो नहीं। परेशान मेजर लतीफ़ को और कुछ नहीं सूझा तो बोतल थाम मंजूर से पूछ बैठा, आप लेंगी? अजी तौबा कीजिए, शौहर साहब बोले, छुएंगी भी नहीं, इन्हें तो हमारा पीना भी गवारा नहीं, किसी का पीना गवारा नहीं। मेजर लतीफ़ ने बोतल छोड़ दी, अपने जाम से भी हाथ खींच लिया। शौहर साहब बदस्तूर पीते रहे। सचमुच मंजूर को शराबखोरी से सख्त चिढ़ थी, पर जिंदगी में पर की बहुत महिमा है, बल्कि कहना चाहिए जिंदगी का पर्याय है। पर ऐसा पर, वैसा पर, बेपर का पर, जिस पर सवार होकर एक अजनबी लड़ाई के मैदान की रेत का लबादा ओढ़े बवंडर की तरह आता है और चंद घंटों बाद धुला पुछा आवेग खोए तूफान की तरह बोझिल कदमों से लौट जाता है। कोई इश्क के दावे कर बेपर की उड़ाता बराबर में आकर यूं गिरता है कि फिर उठने का नाम नहीं लेता। ना उठता है ना उठाता है, पर बेपर की उड़ाता ज़रूर है। पर उसके भरोसे ज़िंदगी बित्ता भर भी ऊपर नहीं उठती। रेंग घिसट कर आगे सरकती है और कोई तिथि लौट कर नहीं आती। कई लोग दूसरों के तजुर्बे से इतने होशियार हुए रहते हैं कि बेपर की सोचते ही नहीं। जब पर निकलते हैं कुतर देते हैं और ज़िंदगी रेंग घिसट कर आगे सरकती है और तिथि लौटा लाने को मन नहीं करता। मेजर लतीफ़ की आवाजाही का किस्सा मंजूर ने मुझसे हमारे 60वें जन्मदिन पर बयान किया था। उसका मेरा जो समझिए। तब तक मैं अपनी उम्र पूछे जाने पर मंजूर की बतलाने लगी थी। कौन अलग अलग याद रखता। अब जो उस लतीफ़ परवाज़ के बारे में सुना तो लगा वो बेधड़क तूफ़ान मेरे ठहरे हुए घर में आया था। तलवों से होती हुई एक पुरसुकून गरमाई कानों के लबों तक फैल गई। हथेलियों में पसीना आ गया।
उन दिनों मुझे हल्का बुखार रहता था। सर्दी शुरू होते ही बदन में फुरफुरी उठनी शुरू हो जाती थी। जब भी गर्माई आती, देह पसीजती तो सुकून मिलता। सब उम्र दराजी का खेल था। फिर भी उम्र का लिहाज अलग रख चलते चलते मैंने पूछ लिया, फिर कभी मुलाकात हुई उससे? उस दिन उसने अपना हाथ ना खींच लिया होता तो। मंजूर ने कहा। उसे जुमला पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं समझ गई। हाथ उसने ना खींचा होता तो वो दोस्ती बनाए रखने को और ललक उठती। आसान नहीं था उसकी दोस्ती की चाहत से कतरा कर निकल जाना, पर उसने तो बने बनाए जाम से हाथ खींच लिया था। ऐसे बेसुरूर मेहमान से राजदारी कैसे निभाई जाती? दोस्ती से हाथ खींचते तुझे पहली बार जाना। झूठे सच से मैंने साफ गोई को मिठाना चाहा। वो दोस्त नहीं, अतिथि था। बिना तिथि आया, बिना तिथि लौट गया। बार बार आता रहता तो मोह हो जाता कि तिथियां लौट कर आने लगें। मंजूर ने कहा। जैसे आज का दिन, हमारा जन्मदिन, मैंने कहा। ये तो तेरा मेरा राज है, हमारे बीच पोशीदा। मंजूर जाने कैसे मूड में थी, सच पर सच बोले चली जा रही थी। मेरे लिए भी सुकून देह झूठ का सहारा लेना मुश्किल हो रहा था। यह ठीक ठीक कहानी होती तो मेरे और उसके मुंह से आह निकलने के साथ डाकिया एक मोटा सा लिफाफा दरवाजे पर फेंकता, मंजूर के नाम। वो खोलती तो जन्मदिन मुबारक का प्यारा सा खत निकलता। मेजर लतीफ़ का नाम पढ़कर लंबे बुखार से कमज़ोर पड़ी उसकी देह उत्तेजना से कांप उठती, इतनी कि दिल का दौरा पड़ जाता और मंजूर उसी पल मर जाती। नाटकीय मोड़ के साथ कहानी खत्म होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंजूर को दिल का दौरा न तब पड़ा न बाद में, पर जन्मदिन की वो तिथि भी लौट कर नहीं आई। उससे 18 दिन पहले 2 अक्टूबर के दिन मियाँ की पसंदीदा तंदूरी रोटी सिकवाकर मंजूर छुट्टी के दिन खाली पड़ी सड़क जल्दी जल्दी पार कर रही थी। हड़बड़ाहट थी कि रोटी ठंडी ना हो जाए। तभी एक ब्लू लाइन बस पियक्कड़ की तरह लहराती हुई आई और एक धक्के में उसे मार गिराया। फिर वैसे ही हिचकोले खाती आगे बढ़ गई। उन दिनों राजधानी में ब्लू लाइन बसें आए दिन पथिकों को मार गिराया करती थीं। वारदातें इतनी बढ़ चुकी थीं कि दूरदर्शन ने सुर्खियों के पीछे नाम के कार्यक्रम में 3 अक्टूबर की किस्त उसके नाम कर दी। कार्यक्रम में मंजूर की मौत एक आंकड़े के रूप में उभरी, पर गैर ज़रूरी करार दे दी गई। बहस में भाग लेने वाले एक पत्रकार ने कहा कि ये सही है कि ब्लू लाइन बसें लोगों को मारती रहती हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या उन लोगों से कम है जो वाहन प्रदूषण के कारण हर साल जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में आते हैं। इसलिए असली मुद्दा वाहन प्रदूषण है, वाहन दुर्घटनाएं नहीं। विशिष्ट अतिथि परिवहन मंत्री ने इस तथ्य का जोरदार अनुमोदन किया और कहा कि ब्लू लाइन बसों को बदनाम करने के बजाय हमें प्रदूषण रोकने पर ध्यान देना चाहिए। देश भर के पत्रकारों ने मंत्री महोदय के पर्यावरण प्रेम की प्रशंसा की और मंजूर की मौत कहानी तो क्या बनती, प्राथमिक महत्व का आंकड़ा बनने से भी रह गई। कितना मन कर रहा है कि कह दूं, उस रोज़ कारगिल की जंग में लड़ते हुए मेजर, अब ब्रिगेडियर लतीफ़ भी शहीद हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ हो भी तो मैं नहीं जानती। वो कहाँ है, कैसा है भी कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। और तो और मरने के लिए मंजूर को कोई खाली तारीख ना मिली। मरी भी तो 2 अक्टूबर के दिन। 2 अक्टूबर कहने से भला मंजूर को कौन याद रखेगा? वो तारीख तो पहले ही महात्मा गांधी के नाम लिखी जा चुकी है। छुट्टी ना हुआ करती तो महात्मा गांधी को ही कौन याद करता? मेरे पति ने कहा। कोई तिथि लौट कर नहीं आती। तुम भी? अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी मंजूर नामंजूर। ये कहानी सन 1999 में प्रकाशित हुई थी। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।